हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्राम को स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं 12 एंड 13। इन दोनों नंबर्स को जोड़ने का हमें सी में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को मेन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मेन, फिर पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की और फिर कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया। इसको बोलते हैं मेन नाम के फंक्शन को डिफाइन करना, या ये है मेन नाम के फंक्शन की डेफिनेशन। अब सबसे पहले मैंने मेन को ही क्यों लिखा, क्योंकि मेन को सी में एंट्री पॉइंट बोला जाता है। आपका प्रोग्राम जब भी रन होगा या एग्जीक्यूट होगा तो वो हमेशा मेन से ही रन या एग्जीक्यूट होगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने पर कभी भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि आप उस फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते। हालांकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कॉल किया गया है, इसलिए आपको उसको खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो नंबर्स हैं 12 एंड 13, जिनको आपको ऐड करना है। देखिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में नंबर्स को बोला जाता है डेटा, और डेटा से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पहले आपको ये जो दो डेटा दे रखे हैं इनको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन का नाम है। वेरिएबल वो कंटेनर, वो बॉक्स है जिसमें आपको 12 और 13 को स्टोर कराना है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप वेरिएबल नेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल्स नेम को तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लिश का लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हैं, इसको अंडरस्कोर बोलता है। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ए बी, इस तरीके से आप वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। A1 B1, इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। A अंडरस्कोर, इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। A_1, इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। A1 अंडरस्कोर, इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। सम, ऐड, इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट कर सकते हैं। आप कैपिटल लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक A B, इस तरीके से B1। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको वेरिएबल्स के नेम को क्रिएट किस तरीके से नहीं करना है। तो कट किया, सपोज कीजिए मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये चीज अलाउ नहीं है। और वेरिएबल का नेम कभी भी डिजिट से यानी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीजें अलाउ नहीं है, इसके अलावा आप कर सकते हैं कुछ। अब आपके पास दो डेटा है, सॉरी, अब आपके पास दो डेटा है, तो आपको दो वेरिएबल की नीड पड़ेगी इनको स्टोर कराने के लिए। तो मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, A, B। वेरिएबल्स के नेम आप हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हुए ही क्रिएट करेंगे, ये ध्यान रखना। अब ए में मैं 12 को स्टोर करा लूंगा और बी में मैं 13 को स्टोर करा लूंगा। अब मैं कॉमा लगा के एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। मैंने इस वेरिएबल को क्यों क्रिएट किया, क्योंकि देखिए जब आप 12 और 13 को ऐड करेंगे तो आपके पास एक न्यू वैल्यू, न्यू डेटा आएगा 25। उसको स्टोर करने के लिए तो मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट को बताता है। देखिए यहाँ पर फंक्शन का बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से फंक्शन की बॉडी एंड होती है, ये है फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ कोड। तो आप फंक्शन की बॉडी में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखोगे, हर लाइन ऑफ कोड के बाद आप लोगों को इस तरीके से सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये रूल है सी प्रोग्रामिंग का। आपको कभी भी सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाना। अगर आपने सेमीकोलन यहाँ लगाया तो सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट को बताता है, तो आपने तो फंक्शन को यहीं पर एंड कर दिया, तो फिर इतना सारा ये कोड लिखने का पर्पज ही क्या है फिर। तो ये नहीं लगाना यहाँ पर सेमीकोलन, ना यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद मैं स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, एडिंग टू नंबर्स, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट, एडिंग टू नंबर्स बैकस्लैश एन, के बाद सेमीकोलन। देखिए, ये प्रिंट एफ जो है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको आउटपुट फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल किया है। अब दूसरी बात, इसको डबल कोट बोलते हैं, ये डबल कोट। तो डबल कोट में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, एडिंग टू नंबर्स, इसको प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोला जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप इसको स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोट, इसको डबल कोट बोलते हैं। डबल कोट के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये स्ट्रिंग जो लिखी है मैंने एडिंग टू नंबर्स, ये स्क्रीन पर आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये
स्ट्रिंग आपको स्क्रीन पर प्रिंट हुई दिखाई देगी। बैकस्लैश एन का काम होता है कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आना। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में बैकस्लैश एन तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका जो काम होता है कर्सर को न्यू लाइन पर लेकर आना वो आपको दिखाई देगा। अब हम लिखते हैं सम असाइन ए प्लस टी सेमीकोलन। अब देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस इनको एरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। इसको यहाँ इक्वल टू नहीं बोलते, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो ए में 12 है और बी में 13 है, कितना हो गया 25। 25 आपका सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है राइट के वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करा देना। अब सम में आपका 25 है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को देखना भी तो चाहेंगे आउटपुट के रूप में। तो हम फिर से प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये आउटपुट फंक्शन है। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट परसेंट डी कॉमा सम, फिर मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखना सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आपको परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। अब होगा क्या, जो आपकी सम की जो वैल्यू होगी ना 25, वो इस परसेंट डी से रिप्लेस हो जाएगी। परसेंट मैंने आपको बोला है कि डबल कोट में जो भी लिखते हैं प्रिंट एफ में वो आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देगा, लेकिन परसेंट डी आपको दिखाई नहीं देगा। परसेंट डी क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। परसेंट डी, ध्यान से सुनो, परसेंट डी इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो सम नाम का जो आपका वेरिएबल है उसमें इंटीजर वैल्यू है 25, तो वो जो वैल्यू है वो परसेंट डी से रिप्लेस हो जाएगी, आपको स्क्रीन पर 25 दिखाई देगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटीजर वैल्यूज होती क्या है। देखिए माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक के जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपके इंटीजर वैल्यूज होती हैं, लेकिन उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती। ध्यान से सुनो, अगर मुझे पॉइंट वाली वैल्यू प्रिंट करानी होती स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में तो मैं परसेंट एफ का यूज करता। अब मैं लिखूंगा रिटर्न जीरो। देखिए रिटर्न जीरो पर तीन बातें हैं। पहली बात, रिटर्न जीरो सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को शो करता है, पहली बात। दूसरी बात, रिटर्न होकर वैल्यू हमेशा कॉलर के पास जाती है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फंक्शन को जो कॉल करेगा वैल्यू हमेशा रिटर्न होकर उसी के पास जाएगी। यहाँ पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन फंक्शन को कॉल किया था, इसीलिए रिटर्न होकर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। अब एक तीसरी बात भी है, जिस टाइप की हम वैल्यू रिटर्न कराते हैं ना, अभी अभी मैंने आपको बताया इंटीजर वैल्यूज के बारे में, तो जीरो भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न कराते हैं ना, वो डेटा टाइप हमें उस फंक्शन के नेम के पहले मेंशन करना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा इंट, ये रूल है प्रोग्रामिंग का, ध्यान रखना। तो जीरो इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, तो इंट डेटा टाइप फंक्शन के नेम के पहले लिखना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h। इस लाइन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहली बात सुन लो, ये लाइन प्री प्रोसेसर के लिए होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इस लाइन को यहाँ नहीं लिखता हूँ तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा है ना, कंपाइलर को इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, वो एरर देगा। क्योंकि इस लाइन का जो डिक्लेरेशन है ना वो इस हेडर फाइल में है, इसीलिए मुझे ये लाइन यहाँ पर इंक्लूड करानी पड़ी। इस लाइन पर फिलहाल इतना ही, आगे कभी डीप में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, लेकिन एक एरर आएगी, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए एरर आई है, उसने बोला है कि डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर कर दिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब वेरिएबल्स में कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो उनमें गार्बेज वैल्यू होती है पहले से ही। तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई है, तो मैं इनमें असाइन करा देता हूँ। ए में हमको 12 को असाइन, सॉरी, ए में हमें 12 को असाइन कराना था, और बी में हमको 13 को असाइन कराना था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो स्क्रीन पर आपको 25 दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पर इंट क्यों लिखा, देखिए जिस टाइप की वैल्यूज को हम वेरिएबल्स में यूज करेंगे ना, ये आपके वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल में आप जिस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो वो डेटा टाइप आपको वेरिएबल्स के नेम के पहले मेंशन करना पड़ेगा। ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज है ना, तो आपको इंट डेटा टाइप वेरिएबल्स के नेम के पहले मेंशन करना पड़ेगा।
तो आपको स्क्रीन पर 25 दिख गया। अब मैं आपको एक न्यू बात बताता हूँ। देखिए, रिटर्न जीरो के बाद कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं चलता है, क्योंकि रिटर्न जीरो कंट्रोल को ही रिटर्न कर देता है, पहली बात। इसके बाद आप कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखोगे नहीं चलेगा। अब अगर आप टर्बो पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर CLR SCR इस तरीके से इस फंक्शन का यहाँ पर यूज कर लेना स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर एक की प्रेस जब तक नहीं करोगे तब तक स्क्रीन रुकी रहेगी। तो ये गेट सीएस एक कैरेक्टर लेता है, तो इसका यूज आपको यहाँ करना है। अगर आप इसको इसके बाद लिखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, रिटर्न के बाद कोई भी काम ही नहीं करेगा, कोई भी लाइन ऑफ कोड, तो इसके बाद नहीं लिखना है, यहीं पर लिखना है इसको। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि टर्बो पर काम मत करना, अब कर ही रहे हो तो फिर इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि स्क्रीन को क्लियर कराना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ लिख दोगे इसके बाद, तो क्या होगा कि ये ये पहले चल जाएगा और ये बाद में चलेगा, तो ये आपको स्क्रीन पर फिर दिखाई नहीं देगा। अब कोड चलता कैसे है इस बात पर ध्यान दो। कोड लाइन बाय लाइन चलता है, पहले ये चलेगी लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर टर्बो पे काम कर रहे हो तो मैंने ये बताया है, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।